हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट आपने एथिक्स का चैप्टर नंबर 1 आई होप देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लेना। और ये चैप्टर मिला के आपका 20 मार्क्स का यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कम टाइम में उसे एक्सप्लेन किया है और सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम इस टॉपिक ये चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे, और सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो स्टार्ट। देखिए, एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होना ज़रूरी है, तो ही आपका बिजनेस क्या कर सकता है, लंबे समय तक टिक सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे डिपेंड होता है सारा, क्योंकि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एकदम सही है, मतलब उनका आपका काम करने का तरीका, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक्सपीरियंस, आपकी कंपनी के बिलीव्स वैल्यूज़, अगर सब कुछ सही रहा तो इससे क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है आपकी कंपनी को। ठीक है, अब यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर मतलब क्या होता है, तो कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ पे एथिकल क्लाइमेट इसका हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब आपका यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा होगा जो आपको बता देगा कि ये सही है हमारी कंपनी के लिए और ये गलत है। ठीक है, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करते हो, तो दिस इज़ द एथिकल क्लाइमेट। ओके, तो यहाँ पे एथिकल क्लाइमेट रिफ्लेक्ट वेदर द फर्म हैज़ ए एथिकल कंसाइंस और नॉट, मतलब आप अच्छे इथिकली सोचते हो कि नहीं सोचते, या फिर बस जो मिला कर लो कर लो कर लो, नहीं। ठीक है, तो एथिकल क्लाइमेट सेट द कैरेक्टर्स फॉर decision making at all level, and in all circumstances organization have a program on ethics to clarify how ethics should translate into the operational procedures and workplace behavior. Okay, तो यहाँ तक when the ethical climate is unclear, अगर देखो जैसे आपका ethical climate क्लियर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ethical dilemmas often result in unethical behaviors। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होगा तो सब आपके ये भी सही लगेगा, वो भी सही लगेगा, या फिर ये एकदम सही है, आप उसको दोनों सही में से एक चूज़ करना वेरी टफ। तो इस तरीके से आपका एथिकल डायलेमा यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिक्स। अब यहाँ पे दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। अब मैं यहाँ पूरा नहीं पढ़ के आपको जस्ट मीनिंग इसका बता देती हूँ। सेंट्रलाइज में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे टॉप लेवल ने जो जो बोला वो करने का, ये नहीं बोला नहीं करने का। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो टॉप लेवल होगा वो क्या बताएगा, लोअर लेवल को बताएगा ये काम करो, और यहाँ पे लोअर लेवल का दिमाग यहाँ पे उनको चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो खुद ही रूल बनाती है, खुद ही पॉलिसी बनाती है, और प्रोसीजर भी खुद ही बनाती है विद द बैकअप के साथ। ये क्या बनाती है, टॉप लेवल जो होती है वो ये सारी चीज़ें बनाती है। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पे लेबर डिवीजन ऑफ लेबर का काम होता है, मतलब ये बताएगा मिस्टर ए को ये काम दे दो, मिस्टर बी को ये कर दे दो, मतलब डिपार्टमेंट वाइज, ये अकाउंट का डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको काम करना क्या है। नहीं तो क्या है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और आपको पता ही नहीं ये भी आप कर रहे हो वो भी आप कर रहे हो, तो नहीं, यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन को एक जॉब दिया जाएगा। ठीक है, टू कैरी आउट द असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे क्या होता है, सब टॉप लेवल के हाथ में होता है। तो जो लोअर लेवल होती है वो क्या करें, जितना जितना टॉप लेवल ने बोला उतना उतना वो काम क्या करेंगे, कर लेंगे, रेदर देन स्पिरिट, जितना बोला है उतने करने का, ज़्यादा पंचायत यहाँ पे नहीं चलेगी। ओके, इस तरीके से आप इसको ऐसे याद रखो। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होता है वो यहाँ पे डेलिकेटेड एज अ फार डाउन द चेन ऑफ कमांड एज पॉसिबल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनके काफ़ी कम रूल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन भी फिर इतना नहीं होता है, कंट्रोल भी इतना इनफॉर्मल वे में होता है। ठीक है, या पर्सनली यहाँ पे इन्वॉल्व ज़्यादा होता है, अरे ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, इस तरीके से। ओके, सर्च ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली फोकस ऑन इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड दस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज इज द अडेप्टेबिलिटी एंड अर्ली रिकग्नाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल चेंज। ठीक है, तो ये एक इसका एडवांटेज है। एंड ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजर कैन रिएक्ट क्विकली टू द चेंजेस टू देयर एथिकल एंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसे कोई एक पर्सन नहीं है ना डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे आपको जैसी बाहर से रिपोर्ट मिलती है, मैनेजर आपको क्या करेगा, तुरंत वो चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे एडवांटेज है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, इट्स नॉट लाइक टफ। ओके, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज़ पूछा है बहुत बार कि रोल ऑफ डायरेक्टर क्या है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी सक्सेसफुल होगी या फेल होगी। ठीक है, उसके बाद में जो उसके बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनकी फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है, मतलब उनका ट्रस्ट
और कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, मीडिया और टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ा है और इसकी वजह से अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी आई है। अकाउंटेबल मतलब क्या, आप कोई भी पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हाँ भाई ये दिस पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंट, जैसे सीए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंट्स। तो ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इसकी वजह से काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। और इसकी वजह से डिसीजंस लेने के लिए यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बनता है ताकि हम लोग अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। अब रिपोर्ट बाय द कॉन्फ्रेंस बोर्ड कमीशन ऑन द पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस सजेस्ट द एरिया ऑफ ओवरसाइट बाय द बोर्ड। ये कॉन्फ्रेंस बोर्ड ये जो है इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ एरियाज़ बताए कि कहाँ कहाँ बोर्ड को देखने की ज़रूरत है। तो डेजिग्नेशन ऑफ द बोर्ड कमेटी टू ओवरसी द एथिक्स इशू को देखने की ज़रूरत है। उसके बाद में कंप्लायंस ऑफ विद कोड एंड एथिक्स को देखने की ज़रूरत है। उसके बाद में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है वो भी आपको इथिक्स में डालनी चाहिए। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन बाय द सीनियर मैनेजमेंट दैट ऑल इथिक्स ब्रीचेस हैव बीन रिपोर्टेड, इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व, ठीक है। तो ये सारी उनको सब करना, अगर कुछ कभी भी आपके कोई भी तरह का ब्रीच होता है तो आपको क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसे रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसेस द कंपनी हैज़ अडॉप्टेड टू प्रमोट एथिकल बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद में जो शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज है कि वो क्या कहता है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताता है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे शेड्यूल 4 में बताया गया है। तो आप कंपनी लॉ में भी आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब इथिक प्रोग्राम की बात करते हैं तो इथिक प्रोग्राम होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, अच्छा क्लाइमेट क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे इथिक प्रोग्राम में क्या होता है कि ऑल जो भी एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में होंगे वो क्या करेंगे, आपकी कंपनी की वैल्यूज़ को समझेंगे, आपकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेंगे और कोड ऑफ कंडक्ट उस तरह से वो करेंगे। इसकी वजह से अच्छा क्लाइमेट आपकी कंपनी में बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम कैन बी क्रिएटेड, बोथ द कंट्रोल सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली, साथ साथ कर सकते हैं। पहला आएगा कंप्लायंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड कमिट द कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब क्या, आपके ये प्रोग्राम से आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है और साथ में आपको उनके कमिट करना टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड कंडक्ट। मतलब इट यूजेज द लीगल टर्म्स, स्टैच्यूज एंड कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट दैट टीच एम्प्लॉय द रूल्स एंड पेनल्टीज ऑफ नॉन कंप्लायंस। समझा अब आपको कि यहाँ पे कंप्लायंस ओरिएंटेशन मतलब कंप्लायंस के लिए आपको बताना है, पहले आइडेंटिफाई करना है एम्प्लॉयज़ को, फिर उसके बाद में उनको बताना है कि आपको ये करना है, ये करना। अगर आप नहीं करोगे तो देन इट विल टर्न इनटू द नॉन कंप्लायंस, ओके। तो इस तरह से वैल्यू ओरिएंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे इट स्ट्राइव्स टू डेवलप द शेयर्ड वैल्यू। मतलब क्या, पेनल्टीज जैसे अटैच होती है तो अब हमारा फोकस क्या हो जाएगा, फिर वी आर फोकस फॉर दिस पेनल्टी, मतलब हम वो कोर एरिया में फोकस करेंगे और फिर हम लोग उसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द पेनल्टीज आर अटैच, द फोकस इज मोर ऑन द एब्स्ट्रैक्ट कोर ऑफ आइडल्स सच एज रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग और कोर्जन द कंपनीज वैल्यू आर सीन एज समथिंग विच पीपल विलिंग टू एस्पायर। मतलब आप यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपकी 6 पेनल्टी भी लगी तो चल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचना है। जैसे वो ट्रायल्स टेनॉल क्राइसिस का जो केस है वो यहाँ पे बैठता है, ठीक है। अब देर आर 3 इंटीग्रेंट्स ऑफ इथिक प्रोग्राम। फर्स्ट इज कोड ऑफ इथिक्स, सेकेंड इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू। कोड ऑफ इथिक्स यहाँ पे क्या होता है, इट जनरली specify method for reporting violation, discrimination for the violation and structure of due process, ठीक है। it is a most comprehensive statement and consists of principle and basis for the rules of conduct। अब ये यहाँ पे क्या करता है, जो कोड ऑफ इथिक्स होगा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा किसको, टॉप मैनेजमेंट को, फॉर द कंप्लायंस विद द वैल्यूज, रूल्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। क्योंकि इस तीनों की वजह से क्या बनेगा, अच्छा क्लाइमेट आपकी कंपनी का बनेगा, ठीक है। और इस कोड ऑफ एथिक्स में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, तो प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो ये सारे जो होंगे ये क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इस कोड को, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या होता है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जिसमें आपको बेसिक या फिर एडवांस बातें लिखी जाती है। मतलब आपको क्या करना है और आपके प्रोहिबिशंस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 वैल्यूज़ दैट आर डिज़ायरेबल फॉर द कोड ऑफ इथिक्स। 6 बातें ऐसी है जो कोड ऑफ इथिक्स के लिए ज़रूरी है। अब आपको इसको याद करने का तरीका मैं आपको ये बता सकती हूँ, जैसे लाइफ पार्टनर में आपको क्या क्या बातें चाहिए कि वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और अच्छा बंदा होना चाहिए। तो यही आपको लिखना है वहाँ पे भी, ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप। तो RTF CRC ये कोड है। अगर आपको
ये लाइफ पार्टनर वाला समझ नहीं आया तो ठीक है। रेगुलेशन 17(5) में भी दिया था, क्या दिया उन्होंने कि बोर्ड को हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए फॉर ऑल मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, ताकि और ये सारा आपको पोस्ट करना पड़ेगा वेबसाइट पे भी, और उनको बताना भी है पर्सनल, मतलब ये उनको मेल वगैरह भी आप कर सकते हो, ताकि वो क्या करें उस कोड ऑफ कंडक्ट को एनुअली बेसिस पे वो क्या करते रहे, कंप्लायंस करते रहे। ओके। ये वाला इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेक्शन 406 ऑफ Sarbanes-Oxley Act 2002 requires the public company to disclose whether they have code of ethics and also disclose any waiver for those codes for certain members of management। मतलब ये यूएसए का जो कोड है इसमें यहाँ पे बोला है कि जो पब्लिक कंपनीज होगी उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने कोड ऑफ एथिक्स का, और जिसके लिए ये कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल नहीं है उसका भी यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स कंपनी टू डिस्क्लोज वेदर दे हैव रिटर्न कोड्स है या नहीं है, या फिर कौन से ऐसे बंदे हैं, कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये कोड एप्लीकेबल नहीं है, और क्या क्या चेंजेस अब तक आपने किए हैं। ये 3 बातें आपको लर्न करनी है, क्या रिटर्न कोड है, किस पे ये एप्लीकेबल नहीं है, और थर्ड इज़ अबाउट किस पे ये कौन कौन से इसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये कभी कभी कमेंट में पूछते हैं, कोड ऑफ एथिक्स आर नॉट इजीली क्रिएटेड फ्रॉम बॉयलर प्लेट कमेंट, ये ऐसे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो ये देख लेना। कोड ऑफ कंडक्ट ये दिसंबर 16 में पूछा गया था। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जो बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, मिसयूज़ ऑफ फंड्स होता है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे लाना ज़रूरी है ताकि ये सारी चीज़ें ना हो। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर आपके ऐसे कुछ स्टेटमेंट होंगे जो आपके कंपनी के बिहेवियर को बताएंगे कि भाई कंपनी आखिर चाहती क्या है। ठीक है, अब कंपनी का काम, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है। ठीक है, वन मेजर प्रॉब्लम विद द कोड ऑफ कंडक्ट इज दैट टेंड टू बी डेवलप विदाउट ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर। अब यहाँ पे क्या मेन प्रॉब्लम है तो वो देखते और कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड क्या करना है। जैसे एग्जांपल आप सीएस बनते हो तो आपको बोलेंगे भाई अपनी कंपनी का क्या करो, कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ। कोई स्टार्टअप कंपनी है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसे बनाओगे, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ऐसा सोच के चलो। मुझे कंपनी की वैल्यूज़ देखनी है, फिर अवॉइडेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, एक्यूरेट एंड टाइमली डिस्क्लोजर्स इन रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट दैट कंपनी फाइल्स, फिर कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉ रूल्स रेगुलेशन, फिर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कंपनीज अफेयर, फिर रिव्यू ऑफ adequacy of the code annually by the board. No authority of waiver of code for anyone should be given. Prohibition to the directors and senior management from taking corporate opportunities by themselves or their families. Standard of business conduct for the company's customer, community, suppliers, shareholder, competitor, employees. Non-competition with the company and maintaining fair dealing with the company. तो ये सारे आपके कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। एक स्टार्टअप कंपनी जब आप उसके सीएस बनते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जब उनका कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाओगे। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ईच कंपनी समराइज इट्स फिलॉसफी ऑफ डूइंग बिजनेस। कोड ऑफ कंडक्ट आपको ये भी बता देगी कि इस कंपनी का जो बिजनेस है उसकी क्या फिलॉसफी है, उसके पीछे उन्होंने क्या सोच के ये कंपनी को बनाया है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द सम कॉमन प्रिंसिपल दैट अकर्स इन द कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड दो देयर में भी सम वेरिएशन बेस्ड ऑन द कंपनी। अब ये क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी टू कंपनी चेंज होता है, पर कुछ कॉमन ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो हर कंपनी यूज़ करती है। कैसे, वो भी बहुत एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। कॉमन प्रिंसिपल्स इन कोड ऑफ कंडक्ट्स आर, क्या क्या कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। आप एसेट्स का यूज़ कहाँ करोगे, अवॉइडेंस ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अवॉइडेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग एंड कमर्शियल रिलेशनशिप, अवॉइडेंस ऑफ अनलॉफुल एग्रीमेंट, अवॉइडेंस ऑफ ऑफरिंग और रिसीविंग मॉनिटरी एंड अदर इंड्यूसमेंट, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, collection of information from the legitimate source only, safety at a workplace, maintaining and managing records, fair and competition, disciplinary action. Ideally, the development of code will be process in which the board and senior management actively debate and decide core values, roles, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर स्टैंडर्ड। मतलब ये सब क्या होगा, ये आपका कोड कैसे बनेगा, ये सब डिस्कशन से बनेगा। इस पर आपको डिबेट करनी पड़ेगी क्या सही है क्या गलत है, समझ में आया। तो इस तरीके से अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू की। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू स्टेटमेंट आर कंसीव बाय द
convinced by the management and are fully developed with the input from all stakeholder. Value statement serves the general public. अब वैल्यू स्टेटमेंट क्या होता है, एकदम सिंपल है. अब आपकी एक कोई स्टेटमेंट हो गया, अभी जैसे अपनी इंस्टीट्यूट का एक स्टेटमेंट है सर्वधर्मचर वो वाला, तब ये क्या हो गया, इससे पता चलता है कि क्या है भाई. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो आपको विच सर्व्स द जनरल पब्लिक एंड ऑल्सो एड्रेसेस द ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर. समझ में आया? तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ऐसा सच इम्पोर्टेंट है नहीं, तो मैं कुछ बता नहीं रही हूँ आपको. स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जस्ट एक रीड कर लेते हैं. इसमें क्या होता है कि वी मस्ट लिव इन द कंपनीज वैल्यू ईच डे. कंपनी के वैल्यू में हम जीते हैं, तो जो कोर वैल्यूज़ होगी कंपनी की वो क्या होगी, ओनरशिप होगी. ठीक है, उसके बाद पैशन फॉर विनिंग. ठीक है, पब्लिक डेवलपमेंट, कंज्यूमर फोकस, इंटीग्रिटी, टीम वर्क, इनोवेशन, स्ट्राइव टू अचीव द हाईएस्ट क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड डिग्निटी in products and all, acquire and maintain professional competence, know and respect the law, existing law, accept and provide appropriate professional review. तो इस तरीके से. ठीक है, इतने पॉइंट्स भी याद किए तो इनफ है. अब बात करते हैं गुड एथिक्स प्रोग्राम की. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके एथिक्स प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि लीडरशिप. द एग्जीक्यूटिव मस्ट बी केयर अबाउट एथिक्स एंड वैल्यूज एज मच दे डू अबाउट द बॉटम लाइन. ठीक है, कंसिस्टेंसी बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शन. द टॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज वॉट प्रीचेस. यहाँ पे क्या बोला है, आपके वर्ड और एक्शन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. फेयरनेस. ठीक है, ओपननेस. इट शुड बी ऑपरेट फेयरली. ओपननेस में क्या होगा, द पीपल टॉक ओपनली अबाउट द एथिक्स एंड वैल्यू एंड द एथिक्स एंड वैल्यू इंटीग्रेट इनटू द बिजनेस डिसीजंस. ठीक है, तो इस तरीके से. जस्ट रिवॉर्ड्स. ठीक है, एंड वैल्यू ड्राइवन. ये वैल्यू ड्राइवन होना चाहिए. कभी कभी शॉर्ट एज अ कमेंट क्वेश्चन पूछा है कि एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम इज़ अ वैल्यू ड्राइवन, तो आपको ये पॉइंट लिख के आना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये मुझे क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ गुड एथिक्स प्रोग्राम. तो इस तरीके से आपको याद करना है. क्रेडो अभी तक 2 बार आ चुका है, 17 जून में और दिसंबर 16 में. क्रेडो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेट ऑफ फंडामेंटल बिलीव्स और गाइडिंग प्रिंसिपल. तो फॉर अ कंपनी क्रेडो इज़ लाइक अ मिशन स्टेटमेंट. ठीक है, जितना गुड क्रेडो आपका होगा उतनी आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस मार्केट में बनी रहेगी. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं, आपको समझा हुआ है. ये क्या करता है, ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को समझाता है कि कंपनी जी क्यों रही है, कंपनी काम क्यों कर रही है, कंपनी का इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो इस तरीके से. इट इज़ अ फोर्स विच मेक्स द वर्क टुगेदर टू अचीव द कंसिस्टेंट हाई स्टैंडर्ड. अब मैंने बोल दिया इससे मिशन स्टेटमेंट है, तो कंपनी ने एक आपको मिशन दे दिया. अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, आपके एम्प्लॉयज सारा काम करेंगे मिलजुल के विद द हाई स्टैंडर्ड. ओके, अब वॉलमार्ट के 3 बेसिक बिलीफ्स थे कंपनी के क्रेडो के लिए कि रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, सर्विस टू कस्टमर एंड स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस. ठीक है, दिसंबर 16 में इसके ऊपर केस स्टडी पूछी थी. तो यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का क्या था मिशन, वो देखते हैं हम लोग. द क्रेडो चैलेंजेस जॉनसन एंड जॉनसन टू पुट द नीड एंड वेलबींग ऑफ द पीपल वी सर्व फर्स्ट. मतलब क्या, इट ऑल्सो यहाँ पे एक जो जॉनसन था उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने नीड और वेलबींग ऑफ पीपल ये उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था. और उसने सेकंड बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज़ टू इट्स एम्प्लॉयज़, टू द कम्युनिटीज़ इन विच द कंपनी लीव्स, वर्ल्ड कम्युनिटी एंड टू इट्स शेयर होल्डर. मतलब क्या बोला था, दे आर रिस्पॉन्सिबल. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एम्प्लॉय के लिए, सोसाइटी के लिए, मतलब जहाँ उनकी कंपनी है वहाँ पे, और उसके बाद में वर्ल्ड कम्युनिटी मतलब पूरी होल वर्ल्ड के लिए, और उसके शेयर होल्डर्स के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. तो ये उनका क्रेडो था. ठीक है, और ये मैं केस अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये केस कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, तो आप खुद इसे पढ़ लेना. ठीक है, अब बात करते हैं एथिक्स ट्रेनिंग की एंड कम्युनिकेशन की. एथिक्स ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है, क्योंकि कोई भी फर्म के एथिकल स्टैंडर्ड को जानने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा,
और उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या क्यों होते हैं, ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अवेयर किया जा सके कि भाई आपके पास ये रिसोर्सेज है, आपके पास ये सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास एक ऐसे डिजिग्नेटेड पर्सनल्स अपॉइंट किए गए हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके काम में, ठीक है। तो ये कंपनी को ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। देखो आप बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, आपको 15 डेज़ की 1 मंथ की ट्रेनिंग देगी, उसके बाद ही आपको हायर करेगी। तो क्यों ऐसा करती है, ताकि फिर आप उनसे अच्छे से जुड़ पाएँ कि एग्जैक्टली कंपनी का काम है क्या, ठीक है। अगर आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव होती है तो इसका मतलब कि आपका फाउंडेशन एकदम अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, आपके कोड ऑफ एथिक्स आपको पता चल जाएंगे और काम करने का तरीका क्या है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैनेजर जो हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है कि भाई ये बंदा आपको ट्रेन करेगा, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिया जाता है फॉर द ट्रेनिंग। अब टू बी सक्सेसफुल बिजनेस टेक प्रोग्राम शुड बी एजुकेट, हम अब इसको बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना पड़ेगा अबाउट द इथिकल फ्रेमवर्क। एंड उसके बाद में और इसकी वजह से फिर आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ कैन बेस इथिकल डिसीजन ऑन देयर नॉलेज ऑफ चॉइस रेदर देन इमोशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, रिटर्न स्टैंडर्ड डेटर्स रॉन्ग डूइंग एंड प्रमोट ऑनेस्टी एंड एथिकल कंडक्ट, ऑफ कोर्स full, fair, accurate and timely disclosure in reported document, compliance with the government regulations and all, internal reporting of violation of the code to the appropriate person and accountability for the adherence to the code। तो ये सारी बातें यहाँ पे आएगी। अब इथिक कमेटी क्या होती है, तो इथिक कमेटी यहाँ पे आपकी मिशन, विजन, स्ट्रेटजीज, वैल्यूज़ को बताएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके कंपनी को अश्योर करती है फॉर द कंप्लायंस इथिक कमेटी। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, दे रिव्यू द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स एंड फैसिलिटेट द कंप्लायंस, ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, ओवरसाइट द कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एथिक प्रोग्राम, मॉनिटर एंड ऑडिट कंप्लायंस, एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, एनालाइज एंड फॉलो अप। तो ये सारी यहाँ पे इसकी क्या होती है, फंक्शंस होते हैं। क्या करते हैं ये रिव्यू, एथिक कमेटी क्या करेगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को हमेशा रिव्यू करती रहेगी। फिर उसके बाद फैसिलिटेट कंप्लायंस यहाँ पे अगर एथिक्स कंप्लायंस यहाँ पे क्या होता है, जुरिस्डिक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। आपको हर वक्त कोर्ट में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोर्ट का लास्ट रिसोर्ट रखना है। आपको यहाँ पे एथिक कमेटी को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा फॉर द ऑल कंप्लायंसेस, ठीक है, विद इन द जुरिस्डिक्शन। ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे क्या होता है कि जो इथिक कमेटी होगी उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा, उसको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा विद राइट और रॉन्ग पर्सन्स, ठीक है। ऐसे पर्सन्स आपको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे जो आपके वॉलेटर्स हैं, ठीक है। मतलब आपके जो रिस्क वगैरह ज़्यादा ला रहे हैं या फिर आपकी कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस करना इथिक कमेटी का काम हो जाएगा। ओवरसाइट द कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एथिक प्रोग्राम, ये तो सिंपल है। मॉनिटर एंड ऑडिट कंप्लायंस भी सिंपल है। उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, ये भी सिंपल है। एंड एनालाइज एंड फॉलो अप, तो इस तरीके से। इंटीग्रिटी पैक्ट, ये क्या होता है, ये एक तरह का टूल होता है टू प्रिवेंट द करप्शन इन द पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट। पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में जो काफ़ी करप्शन होता है ना अंदर से झोलमाल करके, तो उसको ही रोकता है, सीटी बजा देता है एक तरह से, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये बनाया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ये टूल होता है टू एट अ प्रिवेंटिंग करप्शन इन द पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स एग्रीमेंट बिटवीन अ गवर्नमेंट और अ नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट or a government department and all the bidders for the government, okay. It contain right and obligation to the effect neither side will pay, offer, demand, accept bribes, collude with the competitors to obtain the कॉन्ट्रैक्ट और इंगेज इन एनी अब्यूजेस वाइल कैरिंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी तरह से आप रिश्वत वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, ये मॉनिटर आपको करेगा और यहाँ पे इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी भी होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे किसने कांड किया है, ठीक है। तो आप कोई भी तरह से उससे पे नहीं कर सकते हो, ऑफर नहीं कर सकते हो, डिमांड नहीं कर सकते हो, और ना ही आप क्या बोल रिश्वत मांग सकते हो किसी से भी, ठीक है। तो ये आईपी यहाँ पे ये सब चीज़ें रोकने की कोशिश करता है। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, तो लॉस और डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब अगर ये इफ़ द रिटर्न एग्रीमेंट इज वॉलेटेड देन द पैक्ट डिस्क्राइब द सैंक्शन शैल अप्लाई। दिस में इंक्लूड लॉस ऑफ डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरफीचर ऑफ बिड और परफॉर्मेंस बोर्ड एंड लायबिलिटी फॉर द डैमेजेस। मतलब ये जो आईपी है ये काम क्या करता है, तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट को मना कर देगा, फॉरफिट कर देगा उस बिड को, और आपको बिड से निकाल देगा फॉर द फ्यूचर। बोलते हैं ना अभी देखो
जैसा भी ये भी नेशनल हाईवे बनाने के लिए, अगर कोई नेशनल हाईवे जल्दी 5 साल में कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ इसकी टाइम लिमिट है, तो फिर उसको 10 साल से क्या कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, मतलब वो यहाँ पे टेंडर भर नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से ये आईपी भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। क्रिमिनल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब था। यूज़ ऑफ आईपी, क्या यूज़ ए कंपनी कैन abstain from bribing save in the knowledge that their competitors have provided assurance to do the same, and government procurement prioritization and licensing agency will follow the transparent procedure. Government can reduce the high cost and distorting impact of corruption on the public procurement privatization and licensing in their program, ठीक है। and citizen can more easily monitor public decision and government activity। तो ये सब था। विसल ब्लोअर क्या होता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये कौटिल्य जो था, उन्होंने ये विसल ब्लोअर को लाया था, जिसे बोला जाता था सूचक, कि जो ये बताएगा उसको 1/6 अमाउंट दी जाएगी एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। उस अमाउंट की 1/6, उस प्राइज़ मनी की 1/6 को दी जाएगी, उसको विसल ब्लोअर को दी जाएगी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 1/12 उसे दी जाएगी, ठीक है। अगर वो जो एम्बेल्समेंट जो है वो अगर प्रूव होता है तो, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे तरह तरह के विसल ब्लोअर्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं, वो एग्जाम में पूछे गए हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल, एलमनी, ओपन, पर्सनल, इम्पर्सनल, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ होती है जो कि डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर कुछ भी गड़बड़ होती है। जैसे यहाँ पे ऑडिट, अगर लिस्टेड कंपनी है तो ऑडिट कमेटी के पास डायरेक्ट जाती है। तो इस तरीके से ये ब्लोअर पॉलिसी होती है, ठीक है। ब्लोअर पॉलिसी में एक ये भी होता है कि यहाँ पे इनका एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे जो भी विक्टिम हो उसको प्रॉपरली यहाँ पे मिले, इंसाफ मिले। तो इसके लिए कंपनी को यहाँ पे इसका मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विसल ब्लोइंग अंडर द सार्बेन्स-ऑक्सेल एक्ट। इसमें क्या बोला है, तो इसमें ये बोला है कि प्रोविजन फॉर द विसल ब्लोअर्स आर मेक इट इलीगल टू डिस्चार्ज, डिमोट, सस्पेंड, थ्रेटन, हराश और इन एनी मैनर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द विसल ब्लोअर। तो आप ये सब नहीं कर सकते उस बंदे के अगेंस्ट में जो विसल ब्लोअर बना है। स्टैब्लिश क्रिमिनल लायबिलिटी पेनल्टी अप टू 10 years फॉर एग्जीक्यूटिव्स हु रिलेट्स अगेंस्ट द, मतलब अगर कुछ भी वो करने की कोशिश करता है तो 10 साल की उसको पेनल्टी दी जा सकती है एग्जीक्यूटिव्स लोगों को। रिक्वायर्ड बोर्ड ऑडिट कमेटी टू स्टेब्लिश द प्रोसीजर फॉर हियरिंग। किस तरह से वो कंप्लेंट को सुनेंगे, ये क्या करना पड़ेगा, बोर्ड कमेटी को बताना पड़ेगा। अलाउ द सेक्रेटरी ऑफ लेबर टू ऑर्डर अ कंपनी टू रिहायर द टर्मिनेटेड एम्प्लॉय विद नो कोर्ट हियरिंग, ठीक है। एंड गिव द विसल ब्लोअर द राइट टू जूरी ट्रायल बाय पासिंग मंथ्स ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से अब अपने इंडिया का देख लेते हैं कंपनीज एक्ट में क्या बोला है। तो विसल ब्लोअर किसको बनाना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी को तो बनाना ही पड़ेगा, या फिर जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है उनको, या फिर जिसने कंपनी ने उधार लिया है बैंक या पीएफआई से 50 करोड़ से ज़्यादा उनको, ठीक है। ऑडिट कमेटी जिसकी रही तो ऑडिट कमेटी देखेगी, अगर नहीं है तो कोई डायरेक्टर का अपॉइंट करना पड़ेगा टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो ये अभी इतना इंपॉर्टेंट फीचर्स इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग की। सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग क्या होता है, तो सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग यहाँ पे इट इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प द कंपनी टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू द स्टेक होल्डर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स लाइक सोशल, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक। It has no standardized model. The issue are defined by the company's value to the development of policy and performance target to the assessment and communication of the performance, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग भी ज़रूरी होती है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग, ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले का तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। इसमें क्या बोला है कि आपके यहाँ पे कुछ स्टेजेस दी गई है जो यहाँ पे होनी ज़रूरी है। मतलब क्या, पहला आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी टू कमिट द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड एथिकल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद में अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, एनालाइज करो, और आप अपने जो परफॉर्मेंस टारगेट्स है, आपके जो प्लान्स है, उसे आप डेवलप करो, ठीक है। तो ये सब आपको स्कोप ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड, ओके, इसका मतलब ये है।
रिपोर्टिंग मतलब क्या, किस पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, कंपनी के सिस्टम पे, उसकी परफॉर्मेंस पे। ऑडिटिंग किस पे, जो आप रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है, दैट रिपोर्ट इज मेड एसेसिबल टू योर स्टेक होल्डर्स एंड ऑब्टेन द फीडबैक फ्रॉम देम। ओके, तो ये आपका ऑडिटिंग हो गया, इसकी ऑडिटिंग करोगे। उसके बाद में एम्बेडिंग, इसमें क्या होता है, टू सपोर्ट ईच ऑफ द स्टेज culture structure and systems are developed to strengthen the process and to integrate it into the company's activity। ठीक है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, इसमें क्या होता है, द कंसर्न ऑफ स्टेक होल्डर आर एड्रेस एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस थ्रू द रेगुलर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। अब इथिक्स ऑडिट मतलब क्या होता है, तो द रीजन ऑफ एग्जामिनिंग द स्टेट ऑफ कंपनीज एथिक्स आर मैनी एंड वेरियस। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि हमको क्या करना पड़ता है, एथिक्स को एग्जामिन करना पड़ता है अलग अलग वे से। इसमें इंटरनल, एक्सटर्नल, रिस्क मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर ऑब्लिगेशन, फिर उसके बाद में फ्यूचर इंप्रूवमेंट क्या करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की हमको क्या करनी पड़ेगी, ऑडिट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसकी स्टेप्स क्या होगी, तो पहले आप क्या करो, कंडक्ट ऑडिट फॉर सिक्योरिंग द कमिटमेंट ऑफ द फर्म्स टॉप मैनेजमेंट। सबसे मेन बात, आपकी टॉप मैनेजमेंट की ऑडिट करनी ज़रूरी है। उसके बाद में कमेटी बनाओ जो आपके ऑडिट प्रोसेस को चेक करती रहे। थर्ड, आप क्या करो, स्कोप देखो। ठीक है। फोर्थ, आप रिव्यू करो किस किस को, कंपनी के मिशन को, वैल्यू को, गोल को, पॉलिसी को। फिफ्थ क्या करोगे, आप टूल्स और मेथड्स ढूंढो जो आपकी प्रोग्रेस में हेल्प कर सके। और लास्ट में आप सिक्स्थ स्टेप में आप क्या करोगे, वेरीफाई करो इंडिपेंडेंट पार्टी को, इस डेटा आपने इतना जो बनाया उसको डेटा कौन एनालाइज करेगा, वो इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब बाहर से कोई एक बंदा हायर कर लो जो आपका कंपनी का ये सारा 5 स्टेप देख ले। ठीक है। एंड फाइनल स्टेज में क्या होगा, उस बंदे ने आपको जो रिपोर्ट दी होगी वो रिपोर्ट आप क्या करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और टॉप एग्जीक्यूटिव को दोगे। तो इस तरीके से आपकी ये ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एथिकल डेलीमा। ठीक है, इससे इथिकल पैराडॉक्स भी बोला जाता है। अब ये डेलीमा मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको उन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है, और ये या तो एकदम अनफेवरेबल होंगे या फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है। इथिकल dilemma involve the need to choose the person choose from 2 or more morally acceptable when one choice prevents selecting the other, and the need to choose between equal or unacceptable alternative, and this is also called as a ethical paradox। इसका मतलब राइट वर्सेस रॉन्ग। अब मैं आपको एक सिंपल सा इसका कोड बताती हूँ। राइट और रॉन्ग डिलेमा इजियर टू रिजॉल्व, मतलब आप इसको रिसॉल्व कर सकते हो एकदम इजीली। कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा जो होता है, इसमें क्या होता है, डिसीजन बिटवीन राइट, अब ये भी सही है ये भी सही है, कंफ्यूज होते हैं ना। नॉर्मली लाइफ में भी आप देखोगे तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए सही है, तो हम क्या करें यार, ये करें ये करें ये करें ये करें, ऐसा कंफ्यूज होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से डिलेमा क्रिएट होता है, 2 तरीके से, राइट और रॉन्ग डिलेमा होता है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा। ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या है, किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए, तो पहले आप ऑप्शन आपके पास क्या क्या है आप वो बना लो, उसकी लिस्ट बना लो। उसके बाद में आप देखो कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ठीक है। मतलब यहाँ पे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, नेगेटिव पॉइंट्स लिखो, और उसको एसोसिएट करने की, अलग अलग एक्शन से यूज़ करने की कोशिश करो। फिर उसको एनालाइज करो कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। उसके बाद में डिसीजन उस बेसिस पे आप लो कि अगर मैं ये करती हूँ या ये करता हूँ तो मैं इसका ये रिजल्ट होगा। तो ठीक है। तो वंस डिसीजन इज मेड, वन जैसे आपका डिसीजन बन जाता है तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब है लास्ट में आप एवेल्यूटिंग सिस्टम। अब जैसे ही आपके सर्कमटेंसेस है, अब जो आपने पॉजिटिव वाला सोचा था लेकिन अब एकदम सर्कमटेंसेस चेंज हो गए, ठीक है, तो आपके लिए वो यहाँ पे सुटेबल नहीं हुए, तो आपको वैसा यहाँ पे आपको करते आना चाहिए विद द इंटेंशन ऑफ आइडेंटिफाई एंड रिमूविंग द कंडीशन दैट अलाउ इट टू राइज। मतलब आगे वो चल के ना बढ़े, आपको पहले से ही उसको निकालते आना चाहिए उस कंडीशन को। जैसे आपने जो पॉजिटिव वाला सेलेक्ट कर लिया लेकिन उसमें कुछ एक गड़बड़ आ गई, तो उसको गड़बड़ को आपको निकालते आना चाहिए। ऐसी आपको डिसीजन लेना है, ऐसा आपको डिसीजन लेना है, समझे। अंडरस्टैंडिंग एथिकल डायलेमा, ये मैं अभी एग्जाम्पल दिया है, तो ये आप अभी पढ़ लेना इसका, इस वीडियो को म्यूट करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार एज अ कमेंट पूछा है कि एथिक्स इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट करप्शन वाइल लॉ एनफोर्समेंट इज़ अ रेमिडियल एंड रिएक्टिव। तो इसका आंसर ये लिखना है आपको कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस
गोज बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्नमेंट कैन पुट इन अ प्लेस। मैंने आपको जैसे बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम क्या होता है कि इन द लेटर एंड स्पिरिट, मतलब जो लेटर में लिखा है वो तो करेंगे ही, लेकिन वो उसके अलावा भी एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। तो यही है goes beyond the rules and regulation, ठीक है। it always all about the trust and established over the time between the companies and different stakeholder. good corporate governance practice cannot guarantee corporate success, but absence of the governance leads to the question। ऐसा नहीं है कि corporate governance आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, लेकिन हाँ अगर ये corporate governance की कमी अगर आपकी रही तो फिर आपकी क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस हो जाएगी और ये आपका कंपनी को कहीं ना कहीं फेलियर को फेस करना पड़ेगा और एकदम से वो धड़ल्ले से गिर जाएगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 2। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सस्टेनेबिलिटी का कौन सा चैप्टर चाहिए, तो मैं उस हिसाब से फिर वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाने वाली हूँ। यही नहीं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियोज़ लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। तो प्लीज़ वीडियो अच्छे से देखना और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, तो वो प्लेलिस्ट भी एक बार आप चेक ज़रूर कर लेना। और आपको अगर मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप की लिंक भी मैंने दे दी है, तो वो लिंक से आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, गुड डे, अच्छे से पढ़ना, अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय।